ठीक है, जल्दी से देखो फटाफट और मुझे आंसर बताओ। When we got near, we saw it was the steam rising from hot spring. We saw it was, it मतलब प्रोनाउन हुआ बेटा। प्रोनाउन का मतलब हमारे पास नाउन अभी नहीं है। We saw in the distance a column of smoke. We wondered if it came from a chimney or a burning house. We saw in the distance a column of smoke. जब हमने धुआं देखा, we wondered, हमें आश्चर्य हुआ कि ये चिमनी से आ रहा है कि कोई जलते हुए घर से आ रहा है। अब हमें समझ में आ रहा है कि सबसे पहले स्मोक होगा, तभी ना हम इट लगाएंगे। हाँ, ठीक है ना। वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन द हॉट वाटर। वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन द हॉट वाटर। आप ये ध्यान से देखो कि जब हमें हॉट वाटर दिखा तो बेटा कहां दिखा हॉट वाटर? हॉट स्प्रिंग में दिखा, है ना। जैसे देखा, अरे यार ये तो स्टीम है, धुआं नहीं है, ये तो स्टीम है जो हॉट स्प्रिंग से निकल रहा है। अब हॉट स्प्रिंग देखने के बाद सब लोगों को मन करता है उसमें नहाने का, है ना। तो हॉट स्प्रिंग में हॉट वाटर होता है। सबसे पहले हमें शुरुआत करना है स्मोक वाले वाक्य से, और स्मोक आपका आ रहा है बी में। वी वंडर्ड इन द डिस्टेंस, यानी कि ये वाला, अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक। अब फिर हमें लगा यार ये कहां से आ रहा है, चिमनी से कि बर्निंग हाउस से, यानी बी के बाद सी हुआ। देखो कितना कंफ्यूजिंग है। लेकिन बेटा ए के बाद डी होगा, ए के बाद डी होगा, क्योंकि पहले जब नजदीक जाएंगे तो देखेंगे अच्छा ये तो स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग है, और उससे ये भाप निकल रहा है। तब हमें लगा क्यों ना नहाया जाए हॉट वाटर में, है ना। यानी ए के बाद डी होगा। देखो आपको आखिरी स्टेप तक करना पड़ा, आपको आखिरी स्टेप तक करना पड़ा। और अगर देखोगे ए के बाद डी है तो बेटा याद रखना, एक बार अगर किस्मत अच्छी होती तो ये भी सोच लेते हैं कि हॉट स्प्रिंग है, ओके तो हॉट वाटर है उसमें, हॉट स्प्रिंग में हॉट वाटर, तो ए के बाद तो डी ही होगा। ए के बाद डी, ए के बाद डी, सिर्फ एक ही में। ठीक है, देखो क्लियर। इस तरह से आपको सोच के चलना पड़ेगा। क्लियर आज, क्योंकि देखो ये इसमें आपको टाइम लगेगा बेटा, क्योंकि आपको आखिरी ऑप्शन तक बनाना पड़ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट में ही पता चल जाता है। चलो अब देखो बड़ा आ गया, ये बड़ा सेंटेंस आ गया, जल्दी करो। हो गया, आंसर बताओ। सेकंड का सी पक्का, चलो देखते हैं। बट द ईगल, आप ध्यान से सुनो, मैंने फर्स्ट सेंटेंस में आपको रूल सिखाया कि भाई इट प्रोनाउन, तो नाउन पता चले तब ना प्रोनाउन लगाएं। इसीलिए हमने फर्स्ट और एक और ऑप्शन से थर्ड सी को माइनस कर दिया था कि ये तो पहला हो ही नहीं सकता। उसी तरह से सेंटेंस की शुरुआत में कंजंक्शन नहीं आता, नहीं आ सकता। द बीटल देयरफॉर, अतः, अतः तो आप बाद में बोलोगे ना, जब कोई बात बोलोगे तब ना कहोगे कि मैं बीमार थी अतः मैं नहीं आई। तो अतः मैं बीमार थी के बाद लगाना, इसका मतलब ये भी वर्ड बता रहा है कि ये वाक्य पहला नहीं हो सकता। ठीक है। When the eagle flew away, the beetle flew after him to learn where his nest was. जब ईगल भागा तो उसके पीछे बीटल भी फ्लू किया, ये देखने के लिए इसका नेस्ट कहां है। ये हुआ सी। अ हेयर, अब देखते हैं सी। सी तो हमारा ऑप्शन में है। Being pursued by an eagle took himself for refuge to the nest of a beetle. एक जो हेयर था, ठीक है, बीइंग परस्यूड बाय एन ईगल, ईगल एक खरगोश के पीछे पड़ा हुआ था, तो उसने क्या किया, शरण लिया एक नेस्ट में जो बीटल का नेस्ट था। whom he begged to save him, यानी कहानी यहां से शुरू होगी। ठीक है, कहानी यहां से शुरू होगी। कहानी शुरू हो गई डी से। अब देखो डी का कहानी यहां से शुरू हो रहा है। अब देखते हैं कि डी के बाद बी होगा कि डी के बाद सी होगा। ठीक है, अब ये बंदा आके यहां पे बेग किया कि मुझे बचा लो। जब ईगल चला गया तो बीटल उसके पीछे उड़ा देखने के लिए कि ईगल का नेस्ट कहां है, यानी डी के बाद सी मुझे सही लग रहा है। डी के बाद सी, कहानी आगे देखें। बट द ईगल इन wrath, wrath मतलब गुस्सा में, gave the beetle a flap on his wing and straightway seized upon the hare and devoured it. The beetle therefore interceded with the eagle, begging of him not to kill the poor suppliant and pleaded with him not to kill so small an animal. बेटा डी के बाद बी सबसे अच्छा ऑप्शन है। डी के बाद बी सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे मिल गया। क्यों, ध्यान से देखो। आपने सी कहा, अंकिता मैं भी सी सोच रही थी, इसलिए मैंने डी के बाद सी मुझे सही लगा। लेकिन एक बात बताओ, सुनो ध्यान से। डी में कहानी शुरू हो रहा है कि एक खरगोश जिसके पीछे ईगल पड़ा हुआ था, उसने बीटल के नेस्ट में रिफ्यूज मतलब शरण लेना, शरण लिया और उसे कहा प्लीज मुझे बचा लो। ठीक है ना। बी में कह रहा है बीटल, इसीलिए उसने बीच बचाव किया और बीटल ने ईगल को कहा कि प्लीज इसको मत मारो।
and pleaded with him not to kill so small an animal. हो गया, डी के बाद बी भी सही लग रहा है. अब ए में आओ. But the eagle in wrath, है ना, ईगल गुस्से में gave the beetle a flap of his wing, अपने पंख से मारा, और straight away seized upon the hare and devoured him. इसने सीधा सीधा क्या किया, सीधा मारा, बीटल को भगा दिया और हेयर को डेवर कर लिया. यानी ये डी बी ए बिल्कुल एक साथ सही लग रहा है. When the eagle flew away, जब ईगल उड़ के चला गया तो बीटल उसके पीछे गया ये देखने के लिए कि उसका नेस्ट कहां है. इसका मतलब अब बदला लेगा बीटल. बीटल क्या है, बहुत छोटा सा तितैया है ना, लेकिन बदला ले सकता है ना, काट के. तो इसका मतलब है कि किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अब वो ईगल का पीछा किया ये देखने के लिए कि तुम्हारा नेस्ट कहां है. ये बताओ ना, तुम्हारे भी तो बच्चे होंगे छोटे छोटे, है ना. तो कहानी कैसे शुरू करनी है और कहां पे जाके खत्म हुआ, और खत्म भी कहानी नहीं हुई है, क्योंकि ईगल जब खा के चला गया तो इसके बाद बीटल उसका पीछा किया. देखो कहानी की शुरुआत होगी डी से, फिर बी, फिर ए, फिर सी. अब आप खुद सोचो, डी के बाद हम बी सी लगा रहे थे, हमें सही लग रहा था, लेकिन जब आगे पढ़े तो लगा यार पहले तो वो हेयर जाके हाथ जोड़ेगा बीटल के सामने, फिर बीटल खुद ही इतना छोटा है तो वो हाथ जोड़ेगा ईगल के सामने, प्लीज मत काटो. लेकिन उसके बाद ईगल गुस्से में क्या करेगा, एक पंख मारेगा बीटल को, फटक से अलग कर देगा और सीधा हेयर को पकड़ेगा और खा जाएगा. यानी सीधा सीधा डी, बी और ए तो एक कहानी का भाग है ना. क्लियर? कमेंट आ रहा है राकेश. पिक्चर एकदम क्लियर होगा, क्या प्रॉब्लम है? देखो बेटा, एक हाथ तो हार्ड रहेगा. अब आप चाहते हो कोई बच्चों वाला रहे हमेशा, तो नहीं रह सकता ना, एक हाथ तो हार्ड होगा ही. चलो अब आते हैं, देखो आंसर हो गया सही मेरा, है ना. नेक्स्ट आओ. हाँ थोड़ा ट्रिकी था, एक दो तो रहेगा ही ना ऐसा. चलो नेक्स्ट करो, फटाफट करो. अरे इसको अच्छे से कहां से करे, जो मैं करा रही हूं वो करो ना यार. राहुल, कौन से बैच के हो तुम? चलो हो गया. चलो देखते हैं. एक्सेलेंट वेल शी सेड. पहले तो एक्सेलेंट वेल शी सेड किस बात पे सेड? एक्सेलेंटली वेल शी सेड शी, वी हैव एवरीथिंग. A man who had two daughters married one to a gardener and the other to a potter. हो गया मेरा काम. यानी कि सेंटेंस की शुरुआत एक कहानी है ये फिर से. A man जिसका दो डॉटर्स थे, एक को उसने बागवानी करने वाले जो होते हैं उनसे कर दिया, यानी गार्डनर से कर दिया, है ना, माली जिसको कहते हैं, और दूसरा को पॉटर से, जो पॉट वगैरह बनाते हैं, कुम्हार से. ठीक है. ऑफ ही वेंट टू द पॉटर्स होम एंड आस्क्ड हिज अदर डॉटर. तो पहला डॉटर में कहा गया. आफ्टर अ व्हाइल ही पेड अ विजिट टू द गार्डनर. यानी कि इसके बाद बी के बाद डी, बी के बाद डी, खत्म. अब मैं पूरा पूरा कहानी थोड़ी पढ़ते रहूंगी बैठ के, क्योंकि मुझे समय बचाना है. कई बार आपका मन करेगा यार जरा कहानी तो पढ़ ले, क्या कहानी है, मेरे पास उतना समय नहीं है. और इस जो इच्छा होती है उसको दबाने की कोशिश करो, क्योंकि पहले वो गार्डनर के घर गया और फिर अदर डॉटर के घर गया. छोड़ो, पहले तो बी के बाद सीधा डी, क्योंकि वहां जाके वो क्या बोलेगा, क्या बात करेगा, वो तो बाद की बात है ना. देखो, इसलिए अपने में जैसे आपका हो जाए कि हाँ ठीक है आगे बढ़ो, उसके बाद दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट आओ. देखो वेरी गुड. चलो
While India is home to 75% of the tigers in the world, the Global Tiger Day, as it is known, sees awareness events organized in the country as well as in the neighboring Bangladesh and Nepal. ये तो मुझे सही लग रहा है starting sentence. चलो. Its primary objective is to preserve the natural habitat of tiger. ये भी लग रहा है ठीक है, लेकिन it's किसका है? International Tiger Day was initiated in 2010 at the St. Petersburg Tiger Summit. Okay, ये शुरुआती sentence लग रहा है ठीक है. This annual event observed on 29 July aims to create this annual event. कौन सा annual event? International Tigers Day. C के बाद D. C के बाद D और वो भी starting में. ठीक है? अच्छा. इसका primary objective is to preserve the natural habitat of tiger. Natural habitat of tiger. यानी कि किसका primary objective? B का, इसका International Tigers Day का. है ना? International Tigers Day का primary objective. यानी C, B, D एक साथ कहीं होना चाहिए. लेकिन अब आप खुद सोचो. ये ध्यान से देखो. इंटरनेशनल टाइगर्स डे के बारे में हमें शुरुआत करना है. इंटरनेशनल टाइगर्स डे ये 2 में शुरुआत है. उसके बाद सी के बाद ए, सी के बाद डी. क्या सी के बाद ए, सी के बाद ए एंड सी के बाद डी, दोनों में से बेहतर कौन है? तो देखा जाए तो सी के बाद डी बेटर है, सी के बाद ए बहुत अच्छा नहीं है ना? क्योंकि ये तो होम टू 75% टाइगर वगैरह आ गया है. सबसे पहले अगर आप कहोगे कि दिस एनुअल इवेंट, तो कौन सा एनुअल इवेंट की बात हो रही है? तो सी के बाद डी सबसे अच्छा है. फिर देखो इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. किसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? भाई इंटरनेशनल टाइगर डे का ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है. यानी सी डी बी एक साथ सही लग रहा है. लास्ट में भले ए आ सकता है. ठीक है? या तुम कमेंट क्या कर दिया? देखो. ठीक है? यानी आंसर हो गया आपका ए. देखो क्लियर? कमेंट को नीचे करो ना, जो पहला कमेंट है वो दिखाओ ना. सबसे पहले बेटा देखो, दिस एनुअल इवेंट, कौन सा एनुअल इवेंट? इंटरनेशनल टाइगर्स डे. इसीलिए सी के बाद डी, सी के बाद डी एक ही में है. मैं तो थोड़ा और आगे बढ़ के बी तक भी चली गई. ठीक है? 5th में आओ. देखो. ओके राहुल, मैं देख ले रही हूं. जल्दी फटाफट करो. हो गया? चलो जल्दी बताओ. आंसर जल्दी बताओ. 5th का सी. पक्का? पक्का? चलो देखते हैं. सुनो. At length, the olive branch tree's branches broke with the snow weight. At once, these falling it of its beauty and killing the tree. A shower of snow fell upon them, and finding the olive full of foliage, it settled upon its branches. Finding the fig tree without leaves, the snow fell down through the branches to the ground and did not injure. मैं समझ गई क्या है. पहले तो shower of snow fell upon them, दोनों ट्री के ऊपर. Upon them, कौन है them? The olive tree ridiculed the fig tree. ऑलिव ट्री ने मजाक उड़ाया फिग ट्री का, क्योंकि शी वॉज ग्रीन ऑल द ईयर राउंड. ऑलिव ट्री हमेशा हरा भरा रहता था. फिग ट्री चेंज इट्स लीव्स विद द सीजन, लेकिन फिग ट्री अपने सीजन के अकॉर्डिंग चेंज करता था लीव्स को. ठीक है ना? डी में कहानी की शुरुआत हो रही है. डी से कहानी की शुरुआत हो गई. अब है कि एक बार स्नो गिरा. ठीक है? ऑलिव ट्री का ब्रांच ब्रेक कर गया, और फिग ट्री में ब्रांच ब्रेक इसलिए नहीं किया क्योंकि पत्ते ही नहीं थे, तो सीधा सीधा स्नो नीचे गिर गया. तो बी होगा इसके बाद. कहानी के अकॉर्डिंग बी होगा. ए में उसने ब्रांच को तोड़ दिया और सी में उसने ब्रांच को नहीं तोड़ा क्योंकि पत्ते ही नहीं थे. तो आंसर डी के बाद बी होगा सबसे पहले, क्योंकि कहानी के अकॉर्डिंग कि ये मजाक उड़ा रहा है इसका कि मेरे में तो हरे भरे पत्ते हैं, तुम्हारे में तो पत्ते ही नहीं है, मैं तो हमेशा हरा भरा रहता हूं. ऊपर से स्नो गिरा, इसके हरे भरे पत्तों पे आके जैसे जमा, पेड़ नीचे धंस के मर गया. और फिग ट्री के क्योंकि पत्ते नहीं थे, तो जो स्नो गिरा तो वो ब्रांच से टकरा के नीचे चला गया और फिग ट्री खड़ा रह गया. है ना? देखो, इसका मतलब आपको पढ़ के समझ में कहानी तो आना चाहिए ना बेटा. ठीक है? राहुल करवा दिया, देख लेना, चेक कर लेना एक बार. चलो नेक्स्ट आओ. 6th छोटा सा है.
लेकिन मेरा क्वेश्चन डिफिकल्ट आना अच्छी बात है, पता है क्यों? आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन से, ये सबसे अच्छी बात है। 6 नंबर, जल्दी करो तो फटाफट आंसर बताओ, आंसर क्या है? देखें, आंसर दिया है ए भी और बी भी। ओके, देखते हैं। When he reached his town, भाई ही कौन है मुझे नहीं पता, वो सेंटेंस नहीं हो सकता। A man went away from his house, ये तो हो सकता था। आदमी अपने घर से निकल लिया। Disappointed, he decided to take it himself. One day he wrote a letter to his family, but could not find anyone to take the letter to his town. हो गया, ठीक है, हो गया, खत्म मेरा काम। बी के बाद डी, एक आदमी अपने घर से निकला बाहर, एक दिन एक चिट्ठी लिखा। अब चिट्ठी किससे भेजे? कोई है ही नहीं चिट्ठी भेजने वाला, तो वो खुद ही लेके अपने घर निकल लिया चिट्ठी। बस बी के बाद डी, है ना? उसके बाद डिसअपॉइंटेड हुआ, कहा कि मैं खुद ही ले जाऊंगा। छोड़ो यार, आगे कहानी पढ़ोगे तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा, है ना? और फिर पूरा पूरा ये हार्ड है अबरार, जरा ध्यान से देखो बेटा, कितना आसान है। उसने सोचा कोई चिट्ठी ले जाने वाला नहीं, मैं खुद ही ले जाता हूँ, है ना? When he reached his town, he went to his house and knocked at the door. चिट्ठी लेके खुद ही पहुंच गया वो, है ना? 7 में आप मुझे क्या पता बेटा टफ है कि क्या है, मैं थोड़ी करके आई हूं। चलो 7 का आंसर बी पक्का। चलो देखते हैं। देन आई टुक हिम, देन बेटा तब, देन का मतलब होता है तब, ये सेंटेंस पहला नहीं हो सकता। I was going to the market when I saw a blind man trying to cross the street. मैं मार्केट जा रहा था जब मैंने एक अंधे आदमी को देखा स्ट्रीट को चाहते हुए जा रहा था क्रॉस करने। यानी सेंटेंस यानी कि इसकी शुरुआत बी से होगी। और जानते हो जब तक मैं आपको समझा रही थी मैंने सरसरी तौर पे देख लिया, ही यानी कि ब्लाइंड मैन, आई क्रॉस्ड यानी कि ब्लाइंड मैन को, हो गया खत्म। कहानी की शुरुआत बी से हो रही है, लेकिन अगर बी के जैसा और ऑप्शन होता तो मैं सोचती कि हाँ आगे और देखना है, और कोई है ही नहीं, है ना? देखो पूरी पूरी कहानी पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है, जितना समझना है समझ लिया। जल्दी फटाफट। क्या आंसर बताओ? सी पक्का। चलो देखते हैं। दिस इन्वेंशन कौन सा इन्वेंशन मुझे नहीं पता, ये ए पहला हो ही नहीं सकता। पेनिसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स मैन हैज इन्वेंटेड, इसका मतलब है कि ये मेरा पहला सेंटेंस हो सकता है। इन द बिगिनिंग डिस्कवरी ऑफ इट्स यूज, भाई सब यूज ठीक है, दिस इन्वेंशन सब ठीक है। पेनिसिलिन वाला सेंटेंस अगर मेरा बी एक और ऑप्शन होता तो मैं फिर सोचती बी के बाद क्या होगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। इसका मतलब है कि आंसर इसका सिर्फ और सिर्फ सी होगा, क्योंकि बी से शुरू होने वाला कोई और ऑप्शन है ही नहीं। देखो आदित्य, सेंटेंस अरेंजमेंट वॉल्यूम 2 में बहुत अच्छा दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो। हाँ वेरी गुड। चलो देखो सही है, जरा देख ले एक बार, मैं देख लेती हूँ। शॉपकीपर, हियर आई हैव पैक्ड देम ऑल कौन सा है? माला, प्लीज गिव मी अ पैकेट ऑफ बैलून, 2 पैकेट ऑफ स्ट्रीमर्स एंड सम कैंडल्स। ओके, ये माला ने पहले कहा होगा तभी तो ये पैक करेगा।
शॉपकीपर, सिंस वी आर ऑफरिंग सम डिस्काउंट, यानी कि बी से शुरू होगा, सबसे पहले बी से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि पैक्ड देम ऑल तब करेगा ना जब ऑर्डर हो जाएगा। तो आपको और दिख रहा होगा कि कुछ डिस्काउंट दे रहा है बैलून्स पे। भाई जब बैलून्स खरीदेगी तभी ना डिस्काउंट बैलून पे मिलेगा। एंड हाउ मच आई नीड टू पे, आप ऑर्डर पहले करते हो, उसके बाद आप पेमेंट की बात करते हो। शुरुआत बी से होगा। कितना आसान है, देखो ये कितना आसान है ना। सामान खरीदते हो फिर तो पूछते हो कितना दाम है, राइट? देखो आंसर सही हमारा। क्लियर? नेक्स्ट आओ जल्दी। 22 देखो। अभी नहीं बना है, हाँ ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 22। दे स्टॉप्ड, दे कौन है भाई? पता नहीं। जब तक हमें नाउन पता नहीं हम प्रोनाउन का क्या करेंगे, पता। तेनाली वॉज वेरी इंप्रेस्ड, किस चीज से इंप्रेस्ड हुआ? विथ हिज बिग आर्म्स एंड बल्जिंग मसल्स ही पिक्ड, कौन पिक्ड? वन डे तेनाली रामन एंड हिज वाइफ वर ऑन देयर वे टू हम्पी। ये डी से शुरू होना चाहिए, डी से शुरू मेरा हो गया। दे स्टॉप्ड एट अ विलेज ऑन द वे टू रेस्ट एंड ड्रिंक, इसका मतलब इंप्रेस तो बाद में होगा ना। और बिग आर्म्स ही पिक्ड अप, कौन था ये पता ही नहीं। यानी एक बार अपनी वाइफ के साथ तेनालीरामन हम्पी गया, रास्ते में कोई मिला होगा, राइट? वेट लिफ्टर मिला उसको, रास्ते में वो रुके, यानी डी के बाद ए, डी के बाद ए, आंसर इज ए। देखो राइट? क्लियर? दिनेश गलती से लोड हो गया होगा, बैच अपना बताओ। चलो हो गया, चलो 23 देखो जल्दी। 23 लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट आइलैंड, कहां है, कौन सा फेस्टिवल? द हॉर्नबिल फेस्टिवल। दिस स्टेट का हॉर्नबिल फेस्टिवल, कौन सा स्टेट की बात हो रही है? कौन सा स्टेट है? ओके, नागालैंड की बात हो रही है। पहले आप नागालैंड की बात करोगे तब ना दिस स्टेट पे उतरोगे। सी के बाद बी होगा, सी के बाद बी। अब देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल का नाम किस पर पड़ा है? इंडियन हॉर्नबिल पर। पहले मैं फेस्टिवल का नाम बताया, फिर मैं इंडियन हॉर्नबिल पे चलूंगी, यानी सी बी ए, यही। ध्यान से देखो, मुझे खुद मैं कैसे कर रही हूं, आप ध्यान से समझना। पहले द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये इंडियन हॉर्नबिल नेम्ड आफ्टर कौन सा फेस्टिवल की बात हो रही है? द हॉर्नबिल फेस्टिवल। ओके, इस फेस्टिवल की बात हो रही है, ये इंडियन हॉर्नबिल पे बेस्ड है। कार्निवल ऑफ दिस स्टेट, कौन सा स्टेट की बात हो रही है? स्टेट, दिस स्टेट कौन सा स्टेट है? कोई स्टेट का नाम लिखा है? अच्छा, नागालैंड लिखा है, यानी नागालैंड के बाद दिस स्टेट होना चाहिए। दिस मीन सी के बाद बी, बी के बाद ए, सी बी ए, ये होगा। देखो मतलब आपको शुरुआत करो और उसके बाद एक बार सोचो कि किसके बाद कौन सा सेंटेंस होगा। चलो 24 देखो, किस सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस होगा, एक बार चेक करो। जल्दी से। अमित क्या नहीं अंडरस्टैंड किया तुमने? ओके 24 का बी बोल रहे हो, चलो देखते हैं। When it was time to divide, he took another portion, he took another last. He कौन है? ही कौन है पता ही नहीं चल रहा, ही कौन है ना? द लायन तो है, ठीक है। वंस अ लायन, बेटा कहानी हमेशा ऐसे ही शुरू होता है, वंस अपॉन ए टाइम या वंस अ लायन वेंट हंटिंग विद 3 अदर बीस्ट, 3 और जानवरों के साथ लायन गया क्या करने के लिए? शिकार करने। डी से शुरू होगा, डी से शुरू हुआ। अब डी के बाद ए कि डी के बाद सी? डी के बाद सी देखते हैं। ही टुक द लास्ट पोर्शन, ही टुक अनदर पोर्शन, लास्ट पोर्शन तो अनदर पोर्शन के बाद आएगा, हो गया। चलो डी के बाद सी देख ले, नहीं हुआ। डी के बाद ए देख ले। When it was time to divide the spoils, the lion took one portion for his title as king. इसका मतलब है कि अब शिकार कर लिया, अब जब बंटवारे का समय आया तो लायन ने क्या किया?
एक पोर्शन की मैं राजा हूं ये कह के लिया, उसके बाद अनदर पोर्शन होगा, फिर लास्ट पोर्शन होगा, मतलब बात की बात है। यानी डी के बाद ए सटीक बैठ रहा है, क्योंकि लायन गया शिकार करने 3 जानवरों के साथ, और जब शिकार बांटने का समय आया तो क्या हुआ, उसका जिक्र ए में। जी मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ बेटा। जब सेंटेंस अरेंजमेंट करते हैं तो प्रोबेबल, आप लोग कॉम्प्रिहेंशन पूछते हो, कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो कुछ और पूछोगे, जैसे से करा रहे वैसे करो ना अभी। चलो बेटा, वंस अपॉन ए टाइम वहां से शुरू करते हैं ना स्टोरीज वगैरह, तो फिर वो आप ए से कैसे शुरू कर लोगे। अब ए में खुद ही सोचो ना बेटा, ए में देखो जरा, ए में देखो, व्हेन इट वाज टाइम टू डिवाइड द स्पॉइल्स, यानी लूट का माल को भी स्पॉइल्स कहते हैं, लूट का माल को, है ना। अब कौन सा स्पॉइल, क्या चीज का स्पॉइल, क्या है ये, है ना। पहले तो डी में शिकार करने का के लिए एग्री हुआ सबने, अब जब बंटवारे का समय हुआ, यानी डी के बाद ए होगा, ठीक है। और बी और सी से ऐसे ही शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे प्रोनाउन ही लग रहा है और पता ही नहीं चल रहा है ही कौन है। ये इतना छोटा सा, जरा देखो, पक्का डी, यस टेल मी, पहले यस टेल मी थोड़ी बोलेंगे। लक्ष्मी कहेगी डैड आई नीड टू स्पीक टू यू, तो डैड कहेगा ओके बताओ क्या बात है, ठीक है। बी के बाद ए, बी के बाद ए, क्योंकि उसने स्कूटर का डिमांड किया तो फादर ने कहा तुम्हें भी बहुत छोटे हो, देखो, राइट। इस तरह के छोटे सेंटेंसेस ही आपके लिए बाद में खतरनाक हो जाते हैं। कारण क्या है, नॉर्मलाइजेशन में इनके मार्क्स, ऐसे पेपर्स के मार्क्स कम हो जाते हैं। हालांकि इंग्लिश में बवाल नहीं हुआ है, मैथ्स में बवाल हुआ है। अब देखो ये लो, कम से कम उनको तो दिमाग में आना चाहिए, सेंटेंस का लेवल ही देख के समझ जाओगे आप। क्या क्या हो गया यार, कोई बात नहीं, आशीष कहानी है, कहानी में वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो इसीलिए ही लगा दिया है। हो गया, चलो एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना। चलो देखो, अकॉर्डिंग टू हिज हाइपोथेसिस, किसके हाइपोथेसिस, किसका नहीं पता। The watershed of all studies of the nervous system was an observation made in 1889 by Spanish scientist, और उसका नाम दिया हुआ है सेंटियागो। It has since been proved that CAJAL Cajal's theory, इसका मतलब है कि स्टडी किया गया इसके द्वारा, और फिर कहा गया कि यह प्रूव किया जा चुका है कि इसकी जो थ्योरी थी वो यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। यानी बी के बाद सी होना चाहिए, बी के बाद सी होना चाहिए, ये हमें लग रहा है। अगर बी के बाद सी है तो उसके बाद डी है। That is, communication between adjacent but separate cells must take place across the space and barriers separating them, according to his hypothesis, now known as Neuron's theory. Others through continuity rather than continuity. हो गया? नहीं, बी के बाद ए बोल रहा है, बी के बाद ए बोल रहा है। हो गया, सॉरी, हो गया। मीनिंग समझ में नहीं आया होगा इसीलिए। और बेटा इसमें दो ऑप्शन बहुत क्लोज है, क्योंकि बी के बाद सी और बी के बाद ए दोनों लग रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से क्या है इसका। टू watershed of all theories of the nervous system was an observation made by Kegel. According to his hypothesis, उनके hypothesis के according, जिसको हम लोग न्यूरॉन थ्योरी कहते हैं, each nerve cell communicates with others, जो nerve cells होते हैं हमारे, एक दूसरे से communicate करते हैं through contiguity rather than continuity। अब मुझे अगर इसके बारे में बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो भी मैं, जैसे इसमें communication की बात कर रहा है ना, अब communication की अगर बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि अब that is communication between two adjacent but separate cells must take place across the space and barriers separating them। इसका मतलब है कि ये communicate करने का जो तरीका है वो continuity नहीं है बल्कि contiguity है।
अब इसका मतलब क्या है भाई, हमें तो समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है। इसका जो मतलब है वो इसमें समझाया, क्योंकि कम्युनिकेशन के बाद कम्युनिकेशन वाला पॉइंट होना चाहिए और ए के बाद आपका डी होना चाहिए, ठीक है। ए के बाद डी होना चाहिए, लेकिन उसके बाद लास्ट में जब भी कोई थ्योरी की बात होती है ना, तो खैर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, वही दिया है लास्ट में। हालांकि देखा जाए तो बी से शुरू हो रहा है, ये मेरे लिए हो गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम यहां कहें कि इसकी थ्योरी है, हिज हाइपोथेसिस, अब हिज लगाया हुआ है इसके लिए और इसके लिए यहां पर भी थ्योरी है, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया कि दोनों जगह पे उसके थ्योरी की ही बात हो रही है। हाँ, ये आपको प्रॉब्लम देगा, ये जो है ना बेटा, ये आपको प्रॉब्लम देगा। ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक था। इसमें खाली एक छोटी सी बात है जो आपको बचाएगा, वो है ए और डी दोनों में कम्युनिकेशन की बात हो रही है। ए और डी सिर्फ दो ऑप्शन में साथ में है, लेकिन ए और डी कभी भी एक साथ शुरू में नहीं हो सकता, इसीलिए आंसर ए सही हो गया। देखो ए और डी, ए के बाद डी, डी में है, लेकिन शुरुआत ए से नहीं हो सकता, क्योंकि हिज थ्योरी मतलब किसकी थ्योरी, तो इसीलिए जब शुरुआत में नहीं होगा तो बी के बाद हो सकता था। बस ऐसे समझ सकते हो कि शुरुआत में नहीं हो सकता, लेकिन बीच में तो हो सकता था। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है ना एसएससी में बेटा, एक क्वेश्चन में कुछ नहीं और दूसरा क्वेश्चन एकदम लंबा चौड़ा। कम से कम साइज देख के तो समझ आता है इन लोग की या तो सब बड़ा दे या तो सब छोटा दे। चलो अब इसको जरा देखो। अमित, क्या नहीं अंडरस्टैंड किया तुमने? हेलो एवरीवन, आ जाओ सब लोग फटाफट। बेटा हम लोगों ने सेंटेंस अरेंजमेंट 20 तक कर लिया था ना।